शाहिद असलम एक बड़े बहादुर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने एक स्टोरी पर काम किया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर तारड़ साहब बहुत ही ताकतवर ब्यूरोक्रेट हैं और इस वक्त जो एक रेस लगी हुई है कि कौन पंजाब का अगला चीफ सेक्रेटरी बनेगा, उसमें वो बड़े इन हैं। सायरा अफजल तारड़ जो हैं उनके ये कज़न हैं। अच्छा, एक मैं बात आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो सियासतदान हैं, इनके रिश्ते और इनके ग्रुप्स चलते हैं इस बात से कतई नज़र कि किसकी हुकूमत है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अपने जो इनके सियासतदान अजीज़ हैं इनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं और ये सियासतदान अपने भले मुखालफीन हैं जो उनके जो करीबी अजीज़ ब्यूरोक्रेसी में उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। इस तरीके से ये एक ऐसी अंजुमन बनी हुई है जो इनको कभी नुकसान नहीं होता, किसी की भी हुकूमत आए। अभी आप देखें नून लीग के साथ कितनी मुखालफत है। सायरा अफजल तारड़ इस वक्त कितना हम रोज़ाना सुनते हैं शहबाज गिल साहब को, फवाद चौधरी साहब को, उससे पहले फिरदौस हाशिक अवान साहबा थी और भी जो बहुत सारे एडवाइज़र हैं उनके बारे में, वो अता तारड़ के बारे में। लेकिन ये जो बाबर तारड़ हैं ये उनके सायरा अफजल साहबा के ये कज़न है और ये चीफ सेक्रेटरी के सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं और ये चीफ सेक्रेटरी की रेस में है बिल्कुल। और इसमें कोई इसमें तामुल नहीं कि ये बन भी जाएं। खैर हमें तो कोई इससे इतराज़ नहीं अगर वो बन भी जाएं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका जिक्र करेंगे। लेकिन शाहिद असलम साहब ने एक स्टोरी पर काम किया और मैं इन्हें दाद देता हूँ। इनके ऊपर हमला भी करवाया उन्होंने। जो बाबर तारड़ साहब थे, पुलिस बुलवा ली अपने कमरे में, इनसे इनका कैमरा छीन लिया, इनका फ़ोन छीन लिया और इनके साथ तशद्दुद किया, इनके साथ ज़्यादती की। और लाहौर प्रेस क्लब ने भी इस पर मुज़म्मती बयान वगैरह ज़रूर दिए। लेकिन जो होना चाहिए था, जिस तरीके से सहाफ़ियों को खड़ा होना चाहिए था, मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ वो नहीं खड़े हुए। सबसे पहले मैं स्टोरी की तरफ आता हूँ। शाहिद साहब, क्योंकि ये आपकी काविश है, आपकी स्टोरी है, तो ये मैं क्रेडिट आप ही को देता हूँ कि आप ज़रा बयान फरमाइए हमारे व्यूअर्स को। और ये बोल की वेबसाइट पे ये स्टोरी इन्होंने छापी भी है बड़ी ज़बरदस्त। जी जनाब शाहिद असलम साहब। जी बहुत शुक्रिया समी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आज लिया। तो पहले तो ये कि ये सायरा अफजल तारड़ के कज़न ज़रूर होंगे, उनके बहनोई है बुनियादी तौर पे जो बाबर रियाद तारड़ हैं। अच्छा। जो सायरा अफजल तारड़ साहिबा की जो हमशीरा हैं ये उनके मियाँ हैं और ये बड़े ताकतवर ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं और ग्रेड 22 में हैं ये। और जो पंजाब की रेवेन्यू अथॉरिटी है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो कंसीडर हैं इस वक्त ये होते बाबर रियाद तारड़। और उसके बाद जो स्टेट लैंड है पंजाब की, जो लाखों एकड़ अराजी है सरकारी, उसके ये कस्टोडियन हैं, ये रखवाले हैं उसके पंजाब में। तो 2014 में ये सेक्रेटरी कोऑपरेटिव लगे थे, 31 मार्च 2014 को। जब ये सेक्रेटरी कोऑपरेटिव लगते हैं तो उस वक्त वहाँ पे एक रिडंडेंट, एक बिल्कुल डेड सोसाइटी पड़ी थी फाइन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से 25 सालों से। तो जैसे ये सेक्रेटरी कोऑपरेटिव लगते हैं तो 31 मार्च 2014 को ये सेक्रेटरी लगते हैं और 2 अप्रैल को ये दरखास्त चली जाती है कि इसको ज़रा रीएक्टिवेट कर दें सोसाइटी को। वो सोसाइटी रीएक्टिवेट हो जाती है और फिर एक उस सोसाइटी की बाय लॉज बनते हैं। उसके बाद उस सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी आ जाती है जिसको शाहिद चौधरी जो हैं वो उसके अनअपोज प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और शाहिद चौधरी जो हैं ये भाई हैं पंजाब ये भाई हैं पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन तारिक महमूद जावेद साहब के ये भाई हैं। और तारिक महमूद जावेद और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर रियाद तारड़ ये आपस में दोनों बड़े क्लोज हैं। और इनके दोनों के भाई यानी बाबर रियाद के जो भाई है यासिर तारड़ और जावेद महमूद के भाई चौधरी शाहिद, ये आपस में बड़े क्लोज है, यानी भाइयों का भी खूब नेटवर्क आपस में पूरी फैमिली नेटवर्किंग है। ठीक है जी। जैसे ही वो शाहिद चौधरी सदर बनते हैं तो फिर ये प्लान बनता है कि जी अब इस सोसाइटी को ज़ाहिर डेवलप करना है, इसके लिए ज़मीन ख़रीदनी है। तो अल्टीमेटली वो सारा जब मामला जलता है तो शाहिद महमूद कहते हैं कि ये हमने ख़ुद क्यों बनानी है, तो हम ये करते हैं कि हम एक डेवलपर को हायर करते हैं, वो ज़मीन भी ख़रीद के दे और परचेज़ करके भी दे, हमें उसको डेवलप भी करके दे। तो वो कहते हैं ठीक है। उसमें जाके जो कुरा निकलता है वो निकलता है यासिर तारड़ की कंपनी के नाम, जिसका नाम है एशियन डेवलपर। ठीक है। अब एशियन डेवलपर जो है वो ठेका देने से चंद दिन पहले ही वजूद में आती है। वो सारी जो ऐसे लगती है जैसे मुबैना तौर पर सारी जाली सी डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर ठेका जो है वो बाबर रियाद तारड़ साहब के भाई को जो है वो मिल जाता है।
जब ये सारी चीज़ होती है तो इसका एक प्रपोज़ल जो है प्लान एक बनता है, तो प्रपोज़ल बन के जाता है अप्रूवल के लिए उस वक्त के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास। वो एक पीएमएस सर्विस के अफसर थे जावेद इकबाल बुहारी साहब, अभी भी वो सर्विंग ऑफिसर हैं पंजाब में। तो उन्होंने कहा कि ये तो जो उन्होंने 2 बुनियादों पे उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा एक तो ये बिल्कुल नई सोसाइटी है, अभी एक भी प्रोजेक्ट इनका बना नहीं है, तो पूरे पंजाब में जो आप चाह रहे हैं ना कि हम लेके चलें इसको, वो मैं इजाज़त नहीं दे सकता। अभी तो एक प्रोजेक्ट भी आपने नहीं किया कोई, अभी तो पहला प्रोजेक्ट है, कैसे आपको इजाज़त दे दूँ आप पूरे पंजाब में जाके ये करते फिरें, इसके फेजेस बनाए? नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि आप जॉइंट वेंचर का प्रपोजल लेके आए हैं। भाई जॉइंट वेंचर तो जो कोऑपरेटिव एक्ट 1925 है उसमें प्रोविजन ही नहीं है, ये मैं कैसे अलाउ कर दूं? उन्होंने इन दोनों बुनियाद पे वो प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ा झटका था उस नेफेरियस डिज़ाइन का मुबैना तौर पर जो बनाया गया था लूटने के लिए मेम्बरान को। अब इनके पास नेक्स्ट रेमेडी की क्या थी मुल्ज़मान के पास? इन्होंने क्या किया कि वो अपील लेके चले गए उस वक्त के सेक्रेटरी कोऑपरेटिव जो कि बाबर या तारड़ साहब खुद ही थे, जो इनके भाई थे। तारड़ साहब ने सेक्रेटरी कोऑपरेटिव होने के नाते 7 दिनों के अंदर अंदर वो फैसला जो है वो ऐसा फैसला किया कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं हो, जिसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? उनके अपने सगे भाई यासिर तारड़, क्योंकि ठेका उनको मिलने जा रहा था। जैसे ही वो ठेका, और ये याद रखिए कि कोऑपरेटिव एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है इसकी जॉइंट वेंचर की, वो ठेका उन्हें मिला, जॉइंट एग्रीमेंट साइन हो गया सोसाइटी के दरमियान और इस कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान। अब जैसे ही ये उसमें कुछ कंडीशन थी, एक एडवांस पेमेंट कोई नहीं होगी, लेकिन बाबर या तारड़ साहब को एडवांस पेमेंट दिए जा रहे थे 2015 से, जबकि एग्रीमेंट जो है वो साइन होता जाके अगस्त 2016 के करीब। तो यानी साल पहले से ही जो निगोसिएशन चल रही थी उसी में पैसे भी दिए जा रहे थे, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, वो पैसे भी इनको एडवांस में दिए जा रहे थे। अभी तक सोसाइटी का जो है कोई लेआउट प्लान अप्रूव नहीं है, कोई एनओसी एलडीएसी अप्रूव नहीं है, 1 इंच ज़मीन डेवलप नहीं हुई। उसके बाद एक सिंगल प्लॉट भी 2015 से अब तक कोई सिंगल प्लॉट भी किसी मेंबर को नहीं दिया गया। 3 साल का ये मुआहदा था, 15 से 18 में इसमें ख़त्म होना था, सारा कुछ होना था, अभी तक वो पेंडिंग पड़ा है, तकरीबन 6 साल गुजर गए इसको। उसके बाद जो ठेका दिया गया बुनियादी तौर पे यासिर तारड़ को, जो बाबर या तारड़ के भाई हैं छोटे, वो उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है, कोई उसकी कंपेटिटिव प्रोसेस हुआ ही नहीं, कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है, तो वो सारा ब्लैंकेट है। यानी सारा मुबैना तौर पे जालसाजी पे सारा हो रहा था, क्योंकि शायद चौधरी साहब उनके बड़े क्लोज थे और वो उन्होंने यासिर याद जो थे वो बाबर के 2 भाई थे, तो सारा आपस में मिलजुल के ही था सारा। जी जी जी। और इन्होंने शमी साहब एक और फ्रॉड जो किया इस सारे मामले में, अभी देखें यासिर याद तारड़ साहब जो हैं वो इसी केस में जेल में हैं, वो जेल में पिछले तकरीबन 2 साल से। इसमें हुआ ये आगे चल के कि इन्होंने कहा कि यार इनका तय ये हुआ था कि हमने ये ज़मीन जो है ना फ़ी एकड़ 76 लाख में लेनी है सोसाइटी से। उन्होंने कहा ठीक है, तो क्योंकि अपने बंदे बैठे हुए थे मैनेजमेंट कमेटी में, सोसाइटी के जो मामलात को रन कर रहे थे, इन्होंने अपनी जालसाजी से क्या किया कि जो प्रॉपर्टी डीलरों के जो जाली कोटेशन है ना बना के उन्होंने सबमिट की, यार कि ये अब ज़मीनों के रेट बढ़ गए हैं, अब 76 लाख फ़ी एकड़ हम नहीं दे सकते आपको, अब वो ज़मीन हम आपको जो 76 लाख है वो 2 करोड़ में देंगे 2017 तक, 2017 से ऑनवर्ड हम आपको 2 करोड़ 40 लाख में फ़ी एकड़ देंगे। अब जो एकड़ 76 लाख में जा रहा था वो 2.5 करोड़ तक इसकी वैल्यू उन्होंने बढ़ा दी, वो सारी जाली कोटेशन उन्होंने सबमिट की, और इसी चक्कर में इन्होंने 82 करोड़ रुपया सोसाइटी के मेम्बरान से हथियाया अभी तक। और जबकि उनकी असल जो कीमत है, जो अब सरकारी रिकॉर्ड सारा सामने आ गया, वो सारी जितनी अभी तक इन्होंने ज़मीन खरीदी है 350 कनाल, वो तकरीबन 17.5 करोड़ रुपये उसकी कीमत बनती है, जबकि सोसाइटी से ये 82 करोड़ रुपया जो है वो ले चुके हैं। इसका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी आया था 2018 में, 2018 तक किसी बंदे ने नहीं छेड़ा इस मामले, क्योंकि बड़े तगड़े अफसर हैं ये बाबर या तारड़ साहब। एक पीएमएस सर्विस के अफसर आए खालिद वैसे भी 2018 तक तो, लेकिन शायद 2018 तक तो वैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट थी, और कौन छेड़ सकता था? जी 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 सर जी। अच्छा फिर बाद लेकिन उसके बाद भी देखें शमी साहब, जी जी क्या हुआ कि 2018 में खालिद महमूद रामे साहब ने, एक डिप्टी रजिस्ट्रार थे अशफाक शाहिद, उनके थ्रू एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी बिठाई कि पता तो करो यार क्या हुआ सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सी शिकायत आ रही थी। उन्होंने जब वो करवाई तो वो बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया कि किस तरह से। फिर उन्होंने लिखा उस इंक्वायरी रिपोर्ट में, फैक्ट फाइंडिंग में, कि उस वक्त के सेक्रेटरी कोऑपरेटिव उनकी मुबैना मिली भगत से ये सारा फ्रॉड हुआ।